हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन होगा भारत और जापान के बीच में। जी हाँ, जापान खुद भारत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स में इस वक्त भारत की मदद कर रहा है। जापान की मदद से हम अपने इस वक्त चल रहे कई मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आखिर जापान में किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो क्या कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इस वक्त भारत को जापान से कंपेयर किया जा सकता है? ये सब आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 मेगा प्रोजेक्ट्स को ही इंक्लूड करूंगा, क्योंकि 5 मेगा प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करने की वजह से वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी। बाकी बचे और मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए चाहे तो हम इसी कंपैरिजन का पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 बना लेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए आज चलते हैं जापान और करते हैं भारत और जापान के मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन। नंबर 4, टोक्यो 2020 नेशनल ओलंपिक स्टेडियम। जापान नेशनल स्टेडियम के नाम से भी इस स्टेडियम को जाना जाता है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जिसे ज़्यादातर फुटबॉल यानी सॉकर के टूर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। इसी साल जापान में होने वाले समर ओलंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी इसी स्टेडियम में होने वाली थी, जो अब अगले साल होगी। साथ ही 2021 के पैरालंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी इसी स्टेडियम में रखी जाएगी। इस पूरे स्टेडियम को बनाने में करीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, जिसके बनने की शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई थी और 2019 में ये बनकर तैयार हो गया था। इस वक्त इस पूरे स्टेडियम की फुल कैपेसिटी पूरा एक्सटेंड करने के बाद लगभग 80,000 लोगों की है। जापान की ही स्पोर्ट काउंसिल इस पूरे स्टेडियम की ओनर है। इस पूरे स्टेडियम को बनाने में पिछले कुछ सालों में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। कई प्लान्स को चेंज करना पड़ा था। एलोकेट की गई ज़मीन को भी 71 एकड़ से 52 एकड़ करना पड़ा। इसमें रिट्रैक्टेबल रूफ बनाने का भी प्रस्ताव था, यानी ऐसी छत जो बंद भी हो सके और साथ ही खुल भी सके, जिसके प्लान को भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इतनी दिक्कतों के बावजूद भी अब ये स्टेडियम अगले साल के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों के लिए पूरी तरह तैयार है। नंबर 4, इंडियाज सरदार पटेल स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, जो गुजरात अहमदाबाद में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जी हाँ, ये वही स्टेडियम है जिसमें नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी। ओवरऑल भी दुनिया में जितने भी स्टेडियम हैं उनमें ये सेकंड लार्जेस्ट है। इस स्टेडियम में करीबन 1,10,000 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। इस स्टेडियम को इस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ओन करती है, जहां टेस्ट, ओडीआई, 2020 लगभग सभी तरीके के मैचेस खेले जाएंगे। असल में यह स्टेडियम सबसे पहले बनाया गया था साल 1983 में, जिसके बाद यहाँ रेगुलर मैचेस होते रहे, लेकिन साल 2015 में इसे बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसके कुछ हिस्से को तोड़कर इसे रेनोवेट और एक्सपेंड किया गया, जिसमें लगभग 110 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, जिसके बाद इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 तक हो गई। ये पूरा स्टेडियम 63 एकड़ की ज़मीन पर बना है, जहां इसके गेट तक मेट्रो की फुली कनेक्टिविटी है। इसमें 55 क्लब हाउसेज, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं। साथ ही इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसकी छत पर अब ऑर्डिनरी फ्लड लाइट्स की बजाय LEDs का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे स्टेडियम का जनरल कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही एक कंपनी लार्सन एंड टर्बो को दिया गया था और आपको भविष्य में भी यहाँ पर क्रिकेट मैचेस और कई तरीके की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज देखने को मिल सकती हैं। नंबर 3, W350 वुडन स्काईस्क्रैपर। W350 प्रोजेक्ट जापान में टोक्यो के अंदर एक प्रोपोज्ड स्काईस्क्रैपर है। इस स्काईस्क्रैपर की ऊंचाई लगभग 350 मीटर होगी, जिसमें कुल 70 फ्लोर्स होंगे और ये स्काईस्क्रैपर साल 2041 में जाकर पूरा होगा। और इसको बनने में इतना समय इसलिए लगेगा क्योंकि ये 90% वुड यानी लकड़ी से बन रहा है और बाकी 10% का काम इसमें स्टील का होगा। बनने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची वुडन स्काईस्क्रैपर बन जाएगा। इसे रेसिडेंशियल, ऑफिस, कमर्शियल हर तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकेगा।
फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन साल 2024 से शुरू हो सकता है। इसे बनाने में 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा, जहां पर एक फ्लोर का एरिया 49 लाख स्क्वायर फीट का होगा। और क्योंकि ये स्काईस्क्रैपर लगभग पूरी लकड़ी से बनी होगी, जिस वजह से उतनी ही लकड़ियों का भी इंतजाम करना पड़ेगा और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, इसलिए जापान अपने एक पूरे टाउन को इसके बाद जंगल में बदल देगा। इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन को तैयार करने और इसे पूरी तरह से बनाने की जिम्मेदारी जापान की ही 2 कंपनीज को दी गई है। तो बस अब इंतजार करते हैं 2041 का। जी हाँ, 2041 वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन देखते हैं जापान तब तक इस बिल्डिंग में और क्या क्या नया लेकर आता है। नंबर 3, इंडियाज द नॉर्थ आई। भारत में फिलहाल में अभी ऐसी कोई फ्यूचर में प्रपोज की गई स्काईस्क्रैपर नहीं है जिसके बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगे। इसलिए नंबर 3 पर मैंने नोएडा में बन रहे एक रेसिडेंशियल स्काईस्क्रैपर को चुना है। इसको द नॉर्थ आई का नाम दिया गया है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्काईस्क्रैपर है जो बनने के बाद उत्तर भारत यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी। पूरा बनने के बाद ये 67 मंजिला ऊंची होगी। साल 2018 के अप्रैल तक इसके 46 यानी 46 फ्लोर्स का काम पूरा हो चुका था, जिसके बाद रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई और अभी 10 जुलाई 2020 को इसके 52 फ्लोर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पूरी बिल्डिंग लगभग 6 एकड़ की ज़मीन में बन रही है। इसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स के साथ साथ फिटनेस क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, हेलीपैड, 65th यानी 65वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल, हाई स्पीड एलिवेटर्स, आसपास में फूड आउटलेट्स यानी वो सभी चीज़ें दी जाएंगी जिसमें इसे लग्जरी बनाया जा सके। तो अभी इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल में काम चल रहा है और देखते हैं कि कब तक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल स्काईस्क्रैपर हमें देखने को मिलती है। नंबर 2, रोपोंगी हिल्स, टोक्यो। रोपोंगी हिल्स टोक्यो के मिनाटो डिस्ट्रिक्ट में रोपोंगी नाम की जगह पर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, साथ ही जापान का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2000 में शुरू हुआ था और ये बनकर भी तैयार हो चुका है। इसमें मुख्यतः 3 बिल्डिंग्स या कहें तो टावर्स शामिल हैं, जिसमें मोरी टावर, रेसिडेंसेस BNC और ग्रैंड हयात टोक्यो शामिल है। मिनोरू मोरू द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। मिनोरू मोरू जापान में सबसे बड़े और इंटेलिजेंट बिजनेस टाइकून माने जाते थे। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई मेगा कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मूवी थिएटर्स, म्यूजियम्स, होटल्स, टीवी स्टूडियोज, आउटडोर एम्फी थिएटर्स और बीचों बीच एक पार्क बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 27 एकड़ की ज़मीन में फैला है और इसे पूरा बनाने में 4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदनी पड़ी थी, क्योंकि वो पूरी ज़मीन एक साथ नहीं मिली थी और उस पूरी ज़मीन को खरीदने में 14 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। नंबर 2, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत की तरह जापान को आज अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जापान में पहले से ही काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, जिस वजह से जापान में इस वक्त ना के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो प्रपोज किए गए हैं या फिर चल रहे हैं। जबकि क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे यहाँ कई इंफ्रास्ट्रक्चरल मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और साथ ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रपोज भी किया गया है और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इनमें से ही एक है। ये एक प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता के बीच। भारत सरकार का ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें वो कॉरिडोर के बीच आने वाले 7 राज्यों में हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स बनाना चाहती है, जिससे सीधे तौर पर 20 शहरों को फायदा पहुंचेगा। प्रोजेक्ट के शुरू होते ही इस रूट पर और इसके बीच आने वाले राज्यों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसलिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि ये जिस रूट से होता हुआ जा रहा है उस पूरे रूट में भारत की करीबन 40% आबादी आ जाती है, जिस वजह से ये रीजन खासकर ऐसा बन जाता है जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन में एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है। कुल कितने फेजेस में ये पूरा कॉरिडोर बनाकर तैयार किया जाएगा इसके बारे में तो मैं आपको अभी कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शायद
करीबन $800 मिलियन का खर्चा इसके पहले फेज को पूरी तरह से बनाकर तैयार करने में आ सकता है। भारत में तो इस वक्त वैसे भी कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यरत हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सच में खास है क्योंकि उन रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है जिन्हें इस वक्त डेवलपमेंट और विकास की सचमुच काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, जापानीज जो शिंकानसेन मैगलेव लाइन। जो शिंकानसेन मैगलेव लाइन एक ट्रेन कॉरिडोर है जो कि इस वक्त जापान में टोक्यो और नागोया के बीच बनाया जा रहा है। हो सकता है इसको थोड़ी प्लानिंग के बाद ओसाका तक भी एक्सपेंड कर दिया जाए। ये ट्रेन इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। आपने भी इस ट्रेन को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। अपनी टेस्टिंग के दौरान इसी ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर लिया था। यह ट्रेन टोक्यो से नागोया लगभग 40 मिनट में पहुंचा देगी, जिसमें वह अधिकतम 505 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेगी। साथ ही इस पूरे ट्रेन कॉरिडोर में करीबन 90% हिस्से में टनल्स ही होंगी। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशंस बनाए जाएंगे। ये ट्रेन भले ही आज जापान में अंडर कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन जापान ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। 1970 से ही जापान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और इस ट्रेन को मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स कहा जाता है। इनमें कोई भी टायर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये एक तरीके से अपने ट्रैक पर तैरते हुए चलती हैं मैग्नेटिक फोर्स की मदद से, जिस वजह से टायर्स से इन ट्रेन्स में कोई भी फ्रिक्शन पैदा नहीं होता और ये इतनी तेज़ गति से ट्रैक्स पर चल सकती हैं। इस वक्त कमर्शियली सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन चाइना की शंघाई मैगलेव ही है, यानी ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर चलती है। ये पूरी ट्रेन भी कभी टायर्स पर नहीं चलती है, जिस वजह से ये स्लाइड करते हुए इस वक्त ही बड़े आराम से 430 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। नंबर 1, इंडियाज प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। भारत में इस वक्त जापान की मैगलेव से कंपेयर करने के लिए तो कोई मैगलेव ट्रेन नहीं है। साथ ही मैगलेव के लिए हम भारत में आने वाले हाइपरलूप के रूट को हम उससे कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हाइपरलूप को मैं पहले ही एक पार्ट में ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ। इसलिए मैंने पहले नंबर पर भारत के बुलेट ट्रेन्स के कुल 6 कॉरिडोर्स को इंक्लूड किया है, जिन पर इस वक्त भारतीय रेलवे की खास नज़र है। इस वक्त अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। वो काम भले ही लैंड एक्विजिशन या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रुख को देखते हुए थोड़ा सा ढीला हो गया हो, लेकिन इंडियन रेलवेज ने उस कॉरिडोर के खत्म होने से पहले ही 6 और कॉरिडोर्स पर अपनी नज़र गड़ा ली है। इंडियन रेलवेज के अनुसार अगले 1 से 2 सालों में इन रूट्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को तैयार कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवेज ने जिन रूट्स का चयन किया है वो हैं दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी रूट जो करीबन 865 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली अहमदाबाद रूट जो 886 किलोमीटर लंबा है, मुंबई नागपुर रूट जो कि 753 किलोमीटर लंबा है, मुंबई हैदराबाद रूट 711 किलोमीटर लंबा, चेन्नई मैसूरू रूट 435 किलोमीटर लंबा और दिल्ली अमृतसर रूट लगभग 460 किलोमीटर लंबा। इंडियन रेलवेज का कहना है कि उन्होंने इन रूट्स को इसके ट्रैफिक को देखते हुए चुना है और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इन 6 रूट्स में से किसी भी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने से उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन की जगह सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे। जी हाँ, ये वही ट्रेन होंगी जो इंडियन रेलवेज आने वाले समय में भी दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता जैसे बिजी रूट्स पर चलाने वाली है। इसके साथ साथ आने वाले 2 से 3 सालों में इंडियन रेलवेज स्टेशंस को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाने की तैयारी कर रही है। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशंस को रेनोवेट तो किया ही जा रहा है, साथ ही इंडियन रेलवेज उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगाना चाहती है ताकि उससे जो ऊर्जा जनरेट हो उसकी मदद से रेलवे स्टेशंस अपनी कई ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे और साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो जापान के मेगा प्रोजेक्ट से मैं जितने बेहतर तरीके से भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कर सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब आप मुझे बताइए कि आपको जापान और भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी।
तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।